अपने अंतिम दौर में है, सिमटता जा रहा है और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष। और हमारा आज का विशेष कहता है कि जम्मू कश्मीर में सिमटता आतंक का साया। और ये बात बेहद महत्वपूर्ण कि जिस तरह से वहां पे केंद्र सरकार ने और तमाम एजेंसियों ने अपनी रणनीति बदली है, उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां अब हमारे सामने हैं। और इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमर आगा साहब हैं और विशेष विदेश मामलों के और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कमर आगा, सबसे पहले आपसे अगर मैं शुरुआत करना चाहूं, एक बात जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं कि आतंकवादियों का बड़ी तेजी से सफाया हो रहा है, लेकिन एक दूसरा आंकड़ा है जो उतनी सुर्खियां नहीं पा रहा, वो ये कि जो तमाम युवा जाते थे, जिनको बरगलाया जाता था, सीमा पार ले जाया जाता था और जिनको इस अंधे कुएं में धकेल दिया जाता था आतंकवाद के, उसकी संख्या में भारी कमी आई है। आपको लगता है कि आतंकवादी सफाया हो रहा है, जो युवा जो उनको उनके लिए एक तरह के स्रोत की तरह थे, उनमें कमी आ रही है? ये आप कैसे इसको आप देखना चाहेंगे इस वक्त? दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि 370 आर्टिकल हटने के बाद से लोगों का को एक तरह से नफरत सी हो गई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हमेशा बात करती थी अलगाववाद की, जो हमेशा बात करती थी आतंकवाद की, जो लोगों को मोबिलाइज करती थी आतंकवाद के तरफ, उनके तरफ भी बहुत ज़्यादा ये हुआ कि एक तरफ तो बड़ी संख्या में आतंकवादियों की हत्याएं हुई और दूसरी तरफ ये हुआ कि उनको लगा कि स्टेट का जो नुकसान हुआ है वो बहुत तो ये दोनों चीज़ें जो थी, दोनों चीज़ों के कारण वर्ष मैं समझता हूँ दोनों के कारण वर्ष मैं समझता हूँ कि एक बड़ा असर वहाँ के लड़कों पे और युवा पे पड़ा है, जो ये चाह रहा था, जो जिसकी अब समझ में आया। और इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि हुर्रियत के अंदर भी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जिलानी साहब ने अलग होने का आज ऐलान कर दिया, हालांकि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी जनता से। और जिस तरीके से उन्हीं उनके कारण वर्ष में समझता हूँ हजारों लड़के मरे हैं या आतंकवाद के शिकार हो गए हैं। तो इस वजह से कई चीजें थी जो मिलकर हुई। दूसरी बात ये कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जिस तरह से बराबर लड़ती रहीं, फिर उसके अलावा एक ऑल आउट वार जो थी आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत सक्रिय रही, उससे बहुत अच्छे नतीजे निकले, बड़ी संख्या में लोग मरे। यहाँ जितने उनके जो ट्रेंड कमांडर लेवल के या जो लीडरशिप रोल में जो आतंकवादी थे, उनका सफाया ज़्यादातर हो चुका है। अब जो आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते फौज के सामने। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, एक के बाद एक जुड़ती चली गई बिल्कुल जिसके हिसाब से हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान की स्वयं बहुत बदनामी पूरी दुनिया में हुई FATF के माध्यम से। कमर आगा साहब, उस पे हम आएंगे, लेकिन कुछ और इसी से जुड़े मसलों पे बात कर लें। तो ध्रुव कटोच साहब, ये हमें समझाएं, हमारे सुरक्षा बल तो पहले भी उतनी बहादुरी से लड़ा करते थे, लेकिन अब क्या बदला है जिसकी वजह से ये परिणाम हमारे सामने आ रहे कि कई इलाके पूरे के पूरे आतंक मुक्त, आतंकवादी मुक्त घोषित किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि जम्मू और कश्मीर एक बार फिर से, अभी मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बिल्कुल सही तरीके से अभी शांति के रास्ते पे जा रहा है। अभी आपने सही सवाल पूछा कि पहले भी टेररिस्ट को भारतीय सेना और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस मारते थे, लेकिन खात्मा क्यों नहीं हुआ? अभी इसको समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने टेररिज्म को समाप्त करना है तो सिर्फ फौज ही नहीं लगती है, ये बाकी सब जो स्टेट के जो हिस्से हैं उनको भी एक साथ लड़ना पड़ता है। अभी बदलाव क्या हुआ है? एक तो सबसे जरूरी बदलाव मैं समझता हूं, ये जो पॉलिटिकल विल सेंटर की तरफ से दिखाई गई, वो मैं समझता हूं मेजर फैक्टर है इस चेंज लाने के लिए। सबसे पहले जब 5 और 6 अगस्त को 370 को रद्द कर दिया गया था, तो उससे क्या हुआ कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है
उसके जो लिंकेजेस पाकिस्तान के साथ थे वो टूटना शुरू हो गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लिंक थे वो ओवरग्राउंड जो कश्मीर के अंदर उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ थे वो भी टूटना शुरू हो गए। और उसके बाद ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह वगैरह, ये काफी इन लिंकेजेस टूटने के कारण कमजोर हो गए। दूसरा मैं समझता हूं जो लोकल पुलिस थी पहले वो स्टेट के अंदर आती थी, और दोनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फारूक अब्दुल्ला की और महबूबा मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती की, ये भी इनकी भी लिंकेजेस जो थी वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ थी। तो एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि गिलानी साहब का जो कंट्रोल था वो बहुत हद तक स्टेट के ऊपर था, और जब वो ये सब चीजें खत्म हो गई तो पुलिस भी अभी आजाद हो गई है अपना काम करने के लिए। तीसरा जो एक्शन किया है पिछले 2 या 2.5 सालों से इनके पैसे कम करने के लिए, डीमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ है और तब से दबाव पड़ता जा रहा है। तो ये भी इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक है। अब जाके आखिरी बात ये हुई कि जो मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं अब जाके जब सफल हो रहे हैं तो जो इनको जो दूसरी तरफ से जो सपोर्ट आ रहा था वो सपोर्ट खत्म हो गया है, और इसीलिए जो टेररिज्म है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल। कमर आगा साहब, एक बात हमें समझाएं, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं वो इसको जरूर गंभीरता से इसको समझते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक तरह से सफाया होना, इसका अलग अर्थ है दूसरे और बाकी तंजीमों की अगर हम बात कर ले, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, दूसरे जो आतंकवादी संगठन हैं, क्या इसको हमें ये समझना चाहिए हिजबुल मुजाहिदीन का जिस तरह से सफाया हुआ है कई जगहों से, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिजबुल मुजाहिदीन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। हिजबुल मुजाहिदीन काफ़ी समय से वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, और कश्मीर में यूथ में और इन सब में उनका काफ़ी पकड़ थी, और ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी थी एक पीरियड में। और इसकी जो सपोर्ट बेस है वो ही इरोड हो गया इस समय। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। एक तरफ तो इनके मिलिटेंट का मारा जाना, फिर दूसरे सलाउद्दीन और इन सब लोगों की जो सपोर्ट बेस थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और यही नहीं बल्कि हुर्रियत जो इनको सपोर्ट करती थी, हुर्रियत के अंदर भी पहले ही से बहुत बटे हुए थे, अब उनके अंदर आपस में भी बहुत लड़ाइयाँ हो गई हैं, और वो जिलानी साहब को हटना पड़ा। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज थी जिसका असर सभी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से पड़ा, जो ऑल आउट वॉर थी। बॉर्डर के ऊपर सख्ती कर दी गई जिसके कारण इन लोग का वहाँ पे जाना आना मुश्किल हो गया पाकिस्तान के अंदर लगातार। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की कि फायरिंग के कवर में मिलिटेंट्स को भेजने की, लेकिन उसमें उनको भी वहाँ पे भी बहुत दुश्वारियां फेस करनी पड़ी। इसके अलावा जैसा आपने बताया नार्को ट्रेड, उससे भी एक असर पड़ा है, और फंडिंग को जिस तरीके से रोका गया, तो बहुत से कई लेवल के ऊपर जो लड़ाई कई स्तरीय काम एक साथ हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आरती टिक्कू जी भी जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आरती जी, हमें ये समझाएं कि आज जो खबर आई है सैयद अली शाह गिलानी को लेकर, आपको लगता है वो तो पहले भी हुर्रियत और उनकी जो तमाम लोग हैं एक तरह से अप्रासंगिक हो गए थे, लेकिन फिर भी अगर आज ये कदम उठाया गया है गिलानी साहब के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसको समझा जाना चाहिए? जो एक इरेलेवेंटी, एक अप्रासंगिकता का जो दौर था, शायद उसका एक चरम के तौर पे क्या इसको समझा जा सकता है? देखिए, इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं हम। एक तो ये कि सईद अली शाह गिलानी जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े एडवोकेट, बड़े स्पोक्स पर्सन कश्मीर में रहे पिछले 30-35 साल से, और 30-35 साल में जो इंसर्जेंसी हुई पाकिस्तान की वजह से, जो टेररिज्म हुआ पाकिस्तान की वजह से, जो लोग मारे गए, और गिलानी ने इस सब का सपोर्ट किया। और गिलानी जो माने जाते थे चैंपियन माने जाते थे पाकिस्तानी बैक सेपरेटिज्म के कश्मीर में, उनको एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है, एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 370 को नलिफाई करवा दिया,
जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है आज की डेट में इंडिया के साथ। और दुनिया भर में वो आप यूएस लीजिए, यूरोप लीजिए, जितने भी पावरफुल नेशंस है सिवाय चाइना के, सब कंट्रीज ने इंडिया का जो ये डिसीजन था इसको एक अंदरूनी डिसीजन बोला और इंटरनल मैटर बोला, और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन या कोई किसी खास तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं तो किया। आरती जी, क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई हलकों के द्वारा ये कहा जाता था कि कश्मीर का मसला जो है वो एक राजनीतिक मसला है, कुछ लोग उसको कूटनीतिक मसला दो देशों के बीच में बता देते थे, कुछ सुरक्षा का मसला बता देते थे, लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर स्तर पे राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए भी हमने देखा, अनुच्छेद 370 की बात कर लें, सुरक्षा बलों के एक्शन के जरिए सुरक्षा के जो जुड़े सवाल थे उसको हल किया गया, और कूटनीतिक नजरिए से जैसा कि आप बता रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश कैसे इस बात को लेकर भारत के साथ आए, तो क्या कह सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थी जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे? बिल्कुल कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, क्योंकि साथ में ही ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चिल्लाते रहे कि ये क्या हो गया, और गिलानी साहब को जो बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान से कि वो जंग लड़ेंगे और कश्मीर को इंडिया से छीन लेंगे, वो नहीं हुआ। तो एक तो वो था, और दूसरी तरफ से यूएस ने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए रखे उन्होंने पाकिस्तान पे, एफएटीएफ पे में, जहाँ की पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है। तो टेरर फंडिंग की जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ध्रुव कटोच साहब, तो वो जितना भी जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो पाकिस्तान पे बना रहा। दूसरी तरफ से गिलानी को कुछ भी हाथ नहीं लगा, 30-35 साल पाकिस्तान के वो रोना रोते रहे और कुछ मिला नहीं। लेकिन इससे हमको अभी इतनी जल्दी कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इंतजार में बैठे होंगे, बहुत ही जो गिलानी से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा जो फंडामेंटलिस्टिक है और बहुत ज्यादा, जैसे जाकिर मूसा एक आइकन बना कश्मीर में कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में बुरहान वानी आइकन बना। तो बहुत ज्यादा जो फेनेटिक फंडामेंटलिस्टिक इस्लामिस्ट है वो अभी भी लाइन में लगे हैं कि वो गिलानी को सक्सीड करे, लेकिन कश्मीर की जो आम जनता है कहीं ना कहीं उनको वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि जिस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान का नाम लेता रहा, उसने आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान गलत था, और ये कहा आखिर में कि जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स रही सेपरेटिज्म की कश्मीर में वो गलत थी, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान ने सिर्फ गन और ड्रग्स कश्मीर भेजे और कश्मीर को तबाह किया। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेज है कश्मीर के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। मेजर जनरल कटोच, हमें ये बताएं, जिस तरह से आरती जी बता रही हैं और बेहद गंभीर बात है कि जो एक बढ़त मिली है, जो एक हम देख रहे हैं इस समय स्थिति हर स्तर पे, आपको लगता है कि किस तरह से आगे अप्रोच करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये बढ़त कायम रहे? क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी जिस तरह से आतंकवादियों का तो सफाया होता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीमा पार से शह मिलती रही है वो बढ़त कहीं ना कहीं कम भी होती रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस रुख पे अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, दूसरा पॉलिटिकली जिस प्रकार से काम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली किस प्रकार से काम कर रहा है, और इंटेलिजेंस और जो इकोनॉमिक विंग जो है वो जिस प्रकार से दबाव डाला है, इस दबाव को आप कम ना करें। बहुत बार हम गलती ये कर लेते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हो रहे हैं तो आप दबाव छोड़ देते हैं और फिर से इनको एक मौका मिल जाता है उठने का। अभी जहां तक आरती टिक्कू सिंह जी ने कहा है ये गिलानी के बारे में, ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी मैसेज ये है कि जो अगर गिलानी का मोराल टूट गया तो बाकी कश्मीरी बोलेंगे कि देखिए 35 साल लड़ने के बाद अगर ये नहीं जीत सका तब जाके फिर हम ये नहीं, फिर ये जीत बिल्कुल नामुमकिन है। ये मैसेज देना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान, ये जो कश्मीर के जो जिस प्रकार से ये लड़ रहे थे, ये कभी भी लड़ाई पॉलिटिकल नहीं थी, ये कभी भी लड़ाई आजादी के लिए नहीं थी। ये मैं बार बार कई सालों से बोल रहा हूं, ये रेडिकल इस्लाम की लड़ाई थी। अगर वो बोलते वो कश्मीर के लिए लड़ रहे थे तो 1990 में
हिंदुओं को क्यों मार के, जो कश्मीरी थे वहां ठीक के है। हजारों सालों से जो हिंदू रह रहे थे उनको क्यों मारा, ये ठीक है। इस उससे ही साफ जाहिर हो जाता है ये कभी भी कश्मीर के लिए लड़ाई नहीं थी, ठीक है, ये एक लेकिन सिर्फ फंडामेंटल लड़ाई थी जो हाँ, पाकिस्तान ने शुरू की थी। लेकिन सिर्फ आतंकवाद के मसले को अगर मैं आपसे समझना चाहूं, एक बड़ी बात यह थी कि नए रिक्रूट्स ना हों, उसमें नए लोग शामिल ना हो, नए बच्चों को ना बरगलाया जाए। उस प्रक्रिया को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि कई रिपोर्ट ये बताती हैं कि पिछले ही 2-3 महीनों में एक बड़ी संख्या है जिन बच्चों को वापस लाया गया है, जिन युवाओं को वापस लाया गया है, जो ऐसे स्थिति तक पहुंच गए थे कि वो आतंकवाद की इस राह पे चल पड़ते। तो आपको लगता है कि इसको लेकर कितना सकारात्मक इस वक्त होना चाहिए? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि खास करके भारतीय सेना की तरफ से एक आउटरीच प्रोग्राम हुआ है गांव में, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसका साथ दिया है, जहां घरों घरों में जाकर बताया है कि देखिए आप अपने, और ये माताओं को बताया है, माताओं को बताया है, क्योंकि जो जो लेडी ऑफ द हाउस जिसको कहते हैं वो कंट्रोल रखती है, और उनको बताया है कि आप अपने बच्चों को ना भेजें। आमतौर पर जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, आज जो बच्चा जाता है बंदूक उठाता है उसकी लाइफ सिर्फ 2 महीने है, 2 महीने के अंदर या तो वो पकड़ा जाएगा या तो वो मारा जाएगा। ये मैसेज भी बहुत बहुत साफ तरीके से उन तक पहुंच गई है। लेकिन खास ये जो आउटरीच प्रोग्राम है गांव तक फैमिलीज के लिए, ये मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, और इस प्रोग्राम के मुताबिक ही ये मैसेज चली गई है लोगों को कि देखिए ये हम पाकिस्तान 30 साल से हमको भटकाता जा रहा है, हमारे औरतों को वो वीडियोस बने हैं, हमारे जवान मरे हैं इसमें, और पाकिस्तान ने ही मरवाए हैं, गिलानी जैसे लोगों ने मरवाए हैं। तो बिल्कुल। इनके साथ रास्ता मत दीजिए, और जो डेवलपमेंट का रास्ता है उसके ऊपर चलिए। मुझे लग रहा है कि अभी ये लोग अभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे, और ये जो अंतिम स्टेज है जो टेररिज्म का, ये मुझे लगता है ये आखिरी स्टेज है। लेकिन इस आखिरी स्टेज में हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चलेगा ये। इस स्टेज में कभी भी हल्के कोई भी ढील ना रखे, क्योंकि एक बार ढील रखेंगे तो इसको फिर उठने की शक्ति मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक बार अगर आपने इसको पूरा सफाया कर दिया, तो पाकिस्तान 100 कोशिशें भी करे, ये दोबारा नहीं उठ सकता। बिल्कुल। कमर आगा साहब, हमें यह समझाएं कि जिस तरह से राजनीतिक प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा अनुच्छेद 370 के बाद जिस तरह से वहां विकास के नए नए काम हुए, और एक बात जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो कहते हैं लोकल गवर्नेंस के लेवल पे काम हुआ, पंचायतों के स्तर पे काम हुआ, और उसने आम लोगों को भी एक संदेश दिया, उन लोगों को भी जो शायद जिनको बेहद आसानी से बरगलाया जा सकता था, उन तक भी संदेश पहुंचा है। इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं इस आतंकवाद के जो है लगातार कमर टूटने के दौर में? देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी। इससे हुआ ये कि गांव तक मामला पहुंचा, छोटे छोटे इलाकों में लोगों को लगा कि विकास की ज़रूरत जो महसूस करते थे, जो उनको वहाँ से कई चीज़ें थी। पिछले 20-25 साल में जो वहाँ पे हुकूमतें रही हैं दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की, इन लोगों ने ये बिल्कुल फेल गवर्नमेंट रही, और इनकी वजह से करप्शन इतना बढ़ गया था कि लोग बेइंतहा परेशान थे वहाँ पे। अब उनको ये लग रहा है 370 हट गया, 35 हटा, हटा, अब उनको ये लग रहा है कि शायद डेवलपमेंट का काम जो गवर्नमेंट ने किया था वो तेजी से वहाँ पे उनको नजर आने लगा है। और यही नहीं कि वो पहले डेवलपमेंट का जो भी काम होता था श्रीनगर या उसके आसपास के चंद इलाकों में सीमित रहता था, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात चल रही है कि जम्मू क्षेत्र में भी, कश्मीर वैली में भी, लद्दाख के अंदर भी डेवलपमेंट, जो दोनों यूनियन टेरिटरीज में चारों तरफ का जो डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो अभी शुरू हुआ है, इसके भी जल्दी नजर आएंगे। तो उससे जो हो रहा है कि एक नया माहौल वहाँ पे बन रहा है। अभी तक जो माहौल था उसके अंदर हुर्रियत पार्टी, वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं वो डोमिनेट करती थी, और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। आज जिलानी साहब के हटने उनका जो लेटर आया है जिसके बारे में टिक्कू जी ने विस्तार से बताया, मैं समझता हूँ इससे बहुत लोगों पे असर पड़ेगा, जिनकी समझ में आएगा। और वैसे भी काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल वहाँ पे इर्रेलेवेंट हो गई थी, इसी कारणवश उसमें आपस में लड़ाइयाँ
लगातार बढ़ती चली गई। तो अब एक नया दौर शुरू हो रहा है कश्मीर के अंदर, उसमें लोगों को काफी उम्मीदें हैं और मैं समझता हूँ कि उसको काफी तेजी से करना चाहिए और एक अच्छा जी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को प्रोवाइड करना चाहिए। वहाँ ठीक पे है। जो करप्शन है उसके खिलाफ उसके खिलाफ भी एक लड़ाई लड़नी चाहिए। जो लोग जी करप्ट भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं ठीक है। उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आरती जी ये बताएं कि बड़ा ज़रूरी होता है कि जो एक आम आदमी है वो अपनी बात कह सके और वो क्या चाहता है वो चीज़ें सामने आए। तो जो एक बड़ी प्रक्रिया लोग चलाने की कोशिश करते हैं उसको फिर उसमें रुकावट आती है। तो जब इस तरह से विकास की धारा बह रही है, आम लोगों को आके अपनी बात कहने का मौका बेहतर तरीके से मिल रहा है, तो आपको लगता है कि ये संदेश जो है कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के जो रहनुमा है उनको भी मिल रहा होगा? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल कहना है कि उनको मैसेज मिला और उनको मैसेज समझ आ गया। अगर ऐसी बात होती तो बहुत सारे ओकेजन्स थे, जैसे करगिल वॉर पे भी पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से वहां से निकलना पड़ा था, हार के निकलना पड़ा था। तो कई लोगों ने सोचा था कि उनको अकल आएगी, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को उनको अकल आएगी। पाकिस्तान की खुद की सिचुएशन अगर आप देखें, इकोनॉमी उनकी जो है कोरोना वायरस से पहले ही उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। तो तब भी हमको लगा कि कहीं ना कहीं उनको शायद अकल आएगी। ये भी हमने कई बार सोचा कि पाकिस्तान में सितंबर 11 के बाद जितना सिविल वॉर हुआ, जितना उनको के लोग मारे गए पाकिस्तान के अंदर, एक सिविल वॉर की सिचुएशन हुई थी, तब भी हमको लगा कि शायद उनको एक मैसेज मिलेगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो आईएसआई है, मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से समझने वाले हैं या अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने वाले हैं। टेरर ग्रुप्स जो है वो उनके कंट्रोल में है। वो अभी भी जो यूएस की अभी जो लेटेस्ट स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है 2019, उसमें यही कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो टेरर ग्रुप्स है वो अभी भी एक्टिव है, ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ। तो इस मामले में हमको कोई ऐसा गलत डिसेप्शन ये नहीं होना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने तीनों अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आरती जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमर आगा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेजर जनरल ध्रुव कटो साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते